हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात के प्रश्न के आधार पे या कंसेप्ट के आधार पे प्रश्न को हम लोग बनाने का एक प्रयास प्रारंभ करते हैं। इसे मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें आप देख रहे होंगे लिखा है A/B = 3:4 तथा B/C = 8:9 और आपको बताना A/C। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको करना है, क्या करना है इसको आपको समझना होगा। चूँकि आपसे यहाँ पे A/C पूछा गया है तो इसे आप कंपाउंड रेशो के आधार पर बना सकते हैं। कंपाउंड रेशो क्या है इसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बट अभी आप इसको फिर से समझ सकते हैं। कंपाउंड रेशियो जैसे अगर 2-3 रेशियो दिया गया है तो आपको उसके आधार पर इसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया A/B, B/C और C/D। तो चूँकि कंपाउंड रेशियो का कंसेप्ट है कि जो आपका प्रथम पद होगा, जैसे इस रेशियो में पहला जो आपका रेशियो है A/B, इसमें प्रथम पद A है, द्वितीय पद B है। तो जितने भी रेशियो लिए गए हैं, जैसे यहाँ एक रेशियो है, यहाँ भी एक रेशियो और यहाँ भी एक रेशियो है, तो प्रत्येक रेशियो का प्रथम पद के साथ प्रथम पद को हम गुना करेंगे। अगर आप इस प्रकार का कंपाउंडिंग रेशियो निकालना चाहते, कंपाउंडिंग रिलेशन निकालना चाहते तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। तो A × B × C, ये आपका फर्स्ट टर्म का कैलकुलेशन हो गया और दूसरा होता है द्वितीय टर्म का B × C × D। इस प्रकार फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आपको करना होता है। तो रिजल्ट आपका इस प्रकार आएगा A × B × C = B × C × D। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ABC = BCD। ये प्रथम पद का गुणनफल है और ये द्वितीय पद का गुणनफल है। अब आप इसे अनुपात में इस प्रकार लिखेंगे तो आपका BC कट जाएगा और आपके पास बचेगा A और D। तो इस कंसेप्ट के आधार पर यह पता चलता है कि अगर आपको रेशियो दिया हो और प्रथम और अंतिम पद के बारे में ही रिलेशन पूछा जाए तो आप कंपाउंड रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो कुछ इस प्रकार कैलकुलेशन होगा। 3:4, 8:9, ये दो रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है? तो 3 और 8 का रिलेशन है प्रथम और फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट रेशियो का फर्स्ट टर्म और सेकंड रेशियो का फर्स्ट टर्म। उसी प्रकार फर्स्ट रेशियो का सेकंड टर्म और सेकंड रेशियो का सेकंड टर्म, यही रिलेशन है, यानी 3 × 8 और 4 × 9 यानी 24:36। इसे कैलकुलेट करने पर आपका आएगा 2:3, यानी A/C का वैल्यू होगा 2:3, यानी A = 2 और C = 3। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अगर इस प्रकार का आपको प्रथम और अंतिम पद का सवाल अगर दिया हो कि प्रथम पद और अंतिम पद आप निकालिए, तो इस प्रकार आप कंपाउंड रेशियो का इस्तेमाल करके भी, कंपाउंड रेशियो कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग इसे और दूसरे कंसेप्ट के आधार पर भी बनाने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन। इस कंसेप्ट के आधार पे मैंने यहाँ एग्जाम्पल पहले लिखा है कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझाने के लिए। देखिए इस प्रकार है, A/B एक रेशियो है, B/C एक रेशियो है, C/D रेशियो है। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए कि इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन आप मेरे को बताओ, मतलब एक ऐसा प्रोपोर्शन बताओ जो कि कंपाउंडेड हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, तो आप इस प्रकार इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। A/B × B/C × C/D। B/C अगर आप काट देंगे तो आपका रिजल्ट आता है A/D, यानी A/D। इस क्वेश्चन में आपको A/C पूछा गया था। तो इसी प्रकार अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। 3:4 यानी 3/4 × 8/9। कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आपका आता है 2:3। तो 2:3 जो आपका बचा है उसे हम लोग कहेंगे A और C। चूँकि वहाँ पे 3 रेशियो लिए गए थे इसीलिए वहाँ पे निकला A/D, लेकिन यहाँ पे आपको निकलेगा ABC में A/C, यानी प्रथम टर्म और लास्ट टर्म का रिलेशन। यानी जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का रिलेशन निकालना हो तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन के आधार पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें खुशी की बात यह है कि जब भी आपको इस प्रकार का फर्स्ट और लास्ट टर्म का रिलेशन निकालना हो तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन के प्रयोग से ज़्यादा इजी तरीके से आप बना सकते हो। क्योंकि कंपाउंड रेशियो में क्या है, आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को कैलकुलेट करना पड़ता है।
आप जरा यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, ए बी और सी इसको गुना करते हैं, फिर बी सी और डी को गुना करते हैं, लिखते हैं। बट यहाँ पे आप इसको काट सकते हो, काट तो हम लोग वहाँ भी सकते हैं, लेकिन आप उसको उस प्रकार लिखते नहीं है क्योंकि वहाँ तरीका अलग हो जाता है। आप फर्स्ट टर्म इस टू सेकेंड टर्म करते हैं, तो वहाँ पे आप वहाँ कैलकुलेट करने के बाद आपका डेटा बड़ा हो जाता है, फिर आपको छोटा करना पड़ता है। यहाँ क्या है कि डायरेक्ट आप काट के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन का प्रयोग करेंगे तो तुरंत ही सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ भी आपका वैल्यू आ चुका है 1:C। अब अगर दोस्तों इसी सवाल को एक तीसरे कंसेप्ट के आधार पर अब देखा जाए तो उससे भी आप बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए आपका तीसरा जो कंसेप्ट है वो है आपका कॉन्टिन्यूड रेशियो। देखिए यहाँ मैंने दो रेशियो लिया है, A:B और B:C। तो अगर आप कॉन्टिन्यूड रेशियो को के जरिए इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूड रेशियो में कैसे हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। मतलब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि A, B और C का कॉन्टिन्यूस रिलेशन क्या है। तो जब भी आप कॉन्टिन्यूस रिलेशन या कंपाउंड रिलेशन इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाए या बात किया जाए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कंसेप्ट के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट प्रोसेस लिखा है कि अगर आप इसको कॉन्टिन्यूड रेशियो से सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे A:B लिखा गया और चूंकि हमको इस रेशियो के साथ इस रेशियो का रिलेशन बनाना है तो इस B को मैं इस B के सामने लिखूंगा और B:C करूँगा। अब क्या कर सकते हैं, चूँकि मल्टीप्लिकेशन रेशियो है तो आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखिए A करेंगे और B को B से करेंगे और फिर इस B को C से करेंगे। मतलब इस प्रकार से n का कुछ एक उल्टा साइन चलेगा आपको याद रखने के लिए। तो आप देखोगे B करेंगे तो आपका रिजल्ट आता है A = A, और जब B को गुना करेंगे B², यानी इसका रिजल्ट आएगा B, और B और C को गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा C। तो इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप बना सकते हैं। तो आइए इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चूँकि हम लोग को क्वेश्चन दिया होता 3:4 और यानी A:B और B:C, तो B का वैल्यू है यहाँ पे 8, तो B के सामने मैंने B रखा है और यहाँ C है। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करोगे, गुना करोगे। तो गुना करने का कंसेप्ट क्या था, 3 × 8 यानी 24, देन 8 × 4 32, देन 9 × 4 36। ये आपका रिजल्ट आता है। उसके बाद आपका क्या वैल्यू निकल गया, A:B:C निकल गया। बट आपसे तो पूछा गया था A:C, तो A का वैल्यू है आपका 24 और C का वैल्यू है 36। तो अब आप A:C लेंगे यानी 24:36। अब कैलकुलेट करने पर आपका रिजल्ट आता है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2:3। तो आपका वैल्यू हो गया A:C का 2:3। तो इस प्रकार दोस्तों आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इस सवाल को इस तरीक़े से आप बना सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा प्रोसेस भी है, यानी कंटिन्यूड रेशियो को दूसरा प्रोसेस से भी सॉल्व करते हैं। ये दूसरा देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं LCM मेथड। सेकेंड प्रोसेस है LCM मेथड। मैंने एक उसी एग्जांपल को लिया है A:B और B के सामने B:C। तो अगर आपको इस B वाले पोर्शन को एक करना तो LCM मेथड से आप कर सकते हैं, यानी दोनों B का LCM करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इस दोनों में गुना करेंगे, या एक में ही गुना करने पर अगर बराबर हो जाता है एक में गुना करेंगे, फिर उस प्रकार A:B:C कैलकुलेट हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के इस कंसेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपको 3:4 है और 8:9 है। जब 4 और 8 सेम नहीं है, यानी दोनों बराबर नहीं है, अगर 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, 8 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस प्रकार आपका आएगा 4 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 4 × 2 8 आता है आपका। 8 में जब आप इस 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, 4 को 8 से डिवाइड किया तो 2 आया। इस 2 से आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल यानी रिजल्ट आएगा 1। तो उस 1 से आपको 1 में गुना, 1 से इन सारे लाइन में गुना करना। तो 2 से जब इस लाइन में आप गुना करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 × 2 6 एंड 4 × 2 8। और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 8 आएगा और फिर यहाँ पे 9 आएगा। तो चूंकि ए भी 8 हो चुका, तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 × 2 6 8 और यहाँ पे 9। तो इस प्रकार A:B:C आपका कैलकुलेट हो चुका है 6:8:9। अब क्या है, A:C पूछा गया था तो A:C में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार 6 और 9, 6 9 का रेशियो होता है 2:3। तो इस प्रकार दोस्तों आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से और LCM मेथड से
भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रोसेस का, इस कंसेप्ट का नाम है कंटिन्यूड रेशियो। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रिलेशन पूछा जाता है किसी भी दो या दो से अधिक रेशियो में, तो उस समय हम लोग 3 कंसेप्ट यूज़ करके इस सवाल को बना सकते हैं। पहला मैंने बताया था आपको कंपाउंड रेशियो, दूसरा मैंने बताया था कंपाउंड प्रोपोर्शन और तीसरा मैंने आपको बताया कंटिन्यूड रेशियो। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे बना सकते हैं, पर आपको ध्यान देना क्या है कि सबसे आसान तरीका एग्ज़ाम में आपके लिए कौन सा होगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका जो है आपका, ये आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन का होता है। कंपाउंड प्रोपोर्शन के जरिए दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं इसे। तो इस प्रकार के सवाल में जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ही आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही आपसे पूछा जाता है, आप कंपाउंड प्रोपोर्शन का प्रयोग करके सवाल को बना सकते हैं। तो आइए कुछ दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक दूसरा प्रश्न लिया है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। A/B इक्वल टू है 1/2:3/8 और B/C इक्वल टू है 1/3:5/9 और C/D इक्वल टू है 5/6:3/4। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है A, B, C और D, यानी A, B, C, D का आपका कंटिन्यूड रेशियो, यानी A का B और C के A, B, C, D के साथ जो आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कंटिन्यूड रेशियो। तो आपसे यहाँ पर कंटिन्यूड रेशियो के आधार पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेशियो है आपका फ्रैक्शनल है, इसीलिए आपको सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको बताया गया था कि जब भी कोई रेशियो दिया हो तो उसे फ्रैक्शन में दिया हो तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है। देखिए A/2 फर्स्ट कंसेप्ट है फ्रैक्शनल टू इंटीजर, यानी A/B इक्वल टू 1/2 × 8/3, रिजल्ट होता है 4/3 और B/C इक्वल टू 1/3 × 9/5। ये उलट जाएगा, पलटी हो जाएगा, तो A हो जाएगा 3:5 और C/D इक्वल टू 5/6 × 4/3, कैलकुलेट होगा 10:9। यानी इस प्रकार आप A, B, C, D सब आपको प्राप्त हो चुका है। A है 4 और B है 3, B है 3 और C है 5 और C है 10 और D है 9। तो इस प्रकार इस कंसेप्ट के आधार पर पहले आपने जो पहला रूल था वो फ्रैक्शन टू इंटीजर कर लिया है। अब आपको इसमें पूछा गया रिलेशन बिटवीन ऑल टर्म रिस्पेक्टिवली, जो ABCD टर्म्स है उस सारे टर्म्स का रिस्पेक्टिव रिलेशन आप बताइए, जिसे हम लोग कंटिन्यूड रेशियो कंसेप्ट के आधार पर डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेकंड कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कंटिन्यूड रेशियो, तो किस प्रकार करेंगे। चूँकि कंटिन्यूड रेशियो तो मैंने आपको समझा दिया, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए A/B और B/C, इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि चूँकि B दोनों बराबर है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा A, B फॉर B और C। यहाँ भी C दोनों तरफ बराबर है, इसीलिए ABCD डायरेक्ट लिख दिया गया। लेकिन अगर ये बराबर नहीं हो तो आप इसको, जो आपको मेथड बताया गया था कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बना सकते हैं और LCM मेथड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड को थोड़ा विड्रॉ किया है। देखिए A/B और B/C, यहाँ पे मैंने मान लिया है कि B दोनों बराबर नहीं है और फिर मैंने कैलकुलेट करके बनाया। तो A × B AB और B × B B² और B × C BC, इस प्रकार C और D फिर लिया गया है। यहाँ भी मैंने माना है कि दोनों C जो है बराबर नहीं, क्योंकि AB इक्वल टू A होता है और B² इक्वल टू B होता है और BC इक्वल टू C होता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे C/D लिया गया। अब फिर C को इसके साथ गुना करेंगे, फिर C को B के साथ गुना करेंगे, फिर C को BC के साथ गुना करेंगे, फिर BC को D के साथ गुना करेंगे। तो इस प्रकार जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा ABC, B²C, BC² और BCD, और इसे हम लोग फाइनली A/B, C/D कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे कर सकते हैं। इसे मैंने लिखा नहीं है, ये आपका जो फाइनल है ये है आपका A/B/C। तो इस प्रकार ये दो प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो अगर सेकंड कंसेप्ट के आधार, जो आपका कंटिन्यूड रेशियो, इसका इस प्रोसेस के आधार पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए कुछ इस प्रकार सॉल्व होगा। ए है आपका 4:3 और 3:5 और 3:5, चूँकि दोनों बी पोर्शन बराबर हैं, दोनों बी पोर्शन आपका बराबर है, इसलिए जब भी पोर्शन बी बराबर हो जाए तो आप क्या करोगे, आप उसे इजली तरीक़ा से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4 को 4 के नीचे लिखे, 4 के नीचे ए आ जाएगा, यानी ए हो गया और ए बी हो गया और ए सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10:9 भी है, तो 10:9 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 और 10 में डिफरेंस है, यानी ये जो सी का पोर्शन है ये बराबर नहीं है,
सी का पोर्शन बराबर नहीं है, तो इसे बराबर करने के लिए आप एलसीएम मेथड का भी सहारा ले सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट गुना करके भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलसीएम मेथड का यूज़ किया है। 5 और 10 का एलसीएम होता है 10, और इस प्रकार अगर 10 को 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट आपका आएगा 2। उसी 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो में, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 2 10 होता है। तो इस प्रकार फर्स्ट रो आपका 8:6:10 आ गया। अब सेकेंड जो आपका रो था 10:9 वाला, ये आपका, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10:9। अब 10:9 को तो मैंने लिख दिया, चूँकि आप देख रहे हैं कि सी का जो पोर्शन है वो भी समान है, इसीलिए हम उसे एज इट इज़ सिर्फ उतार देंगे 8:6:10:9। तो इस प्रकार अगर आपको जो आपका मध्य पद है अगर वो बराबर होता है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसे आपको कैलकुलेट करके भी लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन मेथड से आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो मैंने नीचे एक एग्जाम्पल, उसी का एक एग्जाम्पल लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। इस प्रकार है वो, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 4:3:5। तो मैंने इसे कैलकुलेट किया है 12, 9 और 15। फिर 10:9 है, यहाँ मैंने एलसीएम मेथड का कोई प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ गुना किया। 10 इंटू 12 120, 9 इंटू 10 90 और 15 इंटू 10 150 और 15 इंटू 9 135, बट मैंने उसे कैलकुलेट नहीं किया। अब इसमें इसको अगर 15 से हम लोग काट दें तो 15 × 20 से 15 × 6 = 90, 15 दाएँ के 150 और 15 कट जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 8:6:10:9। तो इस सारे प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके बनाया गया। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे इसमें कहीं भी आपका एलसीएम मेथड का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब आइए इसी के आधार पर अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, इस तरफ से देखते हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को लिया है, उसी क्वेश्चन को लिया 4:3 और 3:5। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे चूँकि बी वाला पोर्शन जो आपका मध्य पद है, मिडिल टर्म जो सेम है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट नहीं लिया बल्कि गुना करके लिया। मैंने आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। तो देखिए 4 × 12 9 और 15 होता है, यहाँ 10 है। यहाँ मैंने मिडिल टर्म को एक करने के लिए, सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए मैंने एलसीएम मेथड का सहारा लिया। तो यहाँ एलसीएम आता है आपका कितना, 5 × 15 30 आ रहा है। अगर 15 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो इस प्रकार मैंने 2 से सारे रो में गुना किया और 3 से सारे रो में गुना किया। तो इस प्रकार रिजल्ट आता है 24, 18, 30 और ये आएगा 27। फिर मैंने इसे संक्षिप्त रूप से छोटा किया है तो 8, 6, 10 और 9 आता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देखा कि अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप बनाते हैं तो दोनों मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ किया, यहाँ मैंने एलसीएम मेथड का यूज़ किया। तो इस प्रकार आप चाहें तो एक सवाल को अगर आप कंसेप्ट को समझते हैं तो कई विधि से बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे आसान होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आसान होता ही है, बट कभी कभी जब डेटा बड़ा होता है तो बहुत बड़ा आपको डेटा मिल जाता है, तो फिर उसको आपको छोटा करना पड़ता है। इसलिए जब एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे तो पहले से ही आपको संक्षिप्त डेटा मिलेगा और वो थोड़ा ज़्यादा आसान है। और अगर आपका मिडिल टर्म सेम है तब तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देख के डायरेक्ट लिख देना है। तो आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। तो आइए हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है A:B:C = 2:3:4। अब आइए, चूँकि ए के सामने वाला जो डेटा 2 है, बी के सामने वाला 3 और सी के सामने वाला 4 है, इसीलिए आप फाइनली बता सकते हैं कि ए का वैल्यू हो गया 2 और बी का वैल्यू हो गया 3, यानी सी का वैल्यू हो गया 4। यानी ये रेशियो में आपको पता चल चुका है। क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया गया कि A/B = B/C और C/A आप कैलकुलेट कीजिए। तो ए और बी सी आपको पता चल चुका है, इसीलिए आप लिख सकते हैं A/B = 2/3, B/C = 3/4 और C/A = 4/2। तो चूंकि आपको जो रेशियो प्राप्त हुआ वो आपको फ्रैक्शन में प्राप्त हुआ, और कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई फ्रैक्शनल रेशियो प्राप्त हो तो सबसे पहले आप उसको इंटीजर में चेंज करेंगे। तो चूंकि आपको यहाँ पे 2/3, 3/4 और 4/2 का एक कंबाइंड रेशियो प्राप्त हुआ, कंटिन्यूड रेशियो प्राप्त हुआ है, तो अगर आप इसे फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं तो आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपका जो
हर वाला अंश और हर में हर का जो पार्ट है उसे आपको बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए आपको 3, 4, 2 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और 3, 4, 2 का एलसीएम होता है 12 और 12 से आप उसको गुना करेंगे यानी 2/3 इंटू 12 क्या होगा रिजल्ट 3 चौके 12 यानी 4 दूनी 8 और 3/4 इंटू 12 हो जाएगा आपका 4 तिया 12 3 तिया 9 और 4/2 इंटू 12 हो जाएगा 2 छक 12 6 चौके 24। तो इस प्रकार जो आपका फ्रैक्शनल नंबर था फ्रैक्शनल रेशियो था उसे आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और 8:9:12 24 इसका रिजल्ट होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है, जब भी कहीं फ्रैक्शनल दिखे तो आपको सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और यहाँ भी चूँकि कंटिन्यूड रेशियो का आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूड रेशियो का इस्तेमाल करना आपके लिए उचित नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ फ्रैक्शनल के आधार पर सवाल पूछे गए हैं। अब आइए मैं कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है जैसे a/3 b/4 = c/5। इस प्रकार मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। देखिए तो इसमें से जो 4 5 6 7 है ना और 8 इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको एक विशेष कंसेप्ट के आधार पर बनाए जाते हैं और इसको देख के ही आपको पहचान लेना है, जिसे कहते हैं हम लोग अल्टरनेंडो रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब अल्टरनेट। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, देखिए आप। हाँ तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ लिखा है कंसेप्ट यूजिंग अल्टरनेंडो रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपको कोई दो डेटा दिया है A/B और C/D दिया हुआ है तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं A/B = C/D। दो आपको एक रेशियो दिया हुआ था, लेकिन अगर A और C यानी C और B को अगर आप एक्सचेंज करना चाहें, बदलना चाहें, जैसे B को एक्सचेंज करके आप C के जगह पे लिखेंगे और C को एक्सचेंज करके B के जगह पे लिखेंगे, मतलब ये इस प्रकार हो जाएगा। अगर A आपका C जो है नीचे आ जाए और B ऊपर चला जाए, इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो रिजल्ट तो क्या आएगा A/C और यहाँ आएगा B/D, यानी A/C और B/D ये भी सही है और A/B = C/D ये भी सही है। तो इस प्रकार जब हम चेंज करते हैं रेशियो को तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेंडो रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शन। मतलब आप देख के ही आप आंसर बता सकते हो, चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऊपर भी क्वेश्चन दिखा दिया गया था, A/3 B/4 और C/5 है। तो देखिए इसका आंसर होगा A का वैल्यू हो गया 3, B का वैल्यू हो गया 4 और C का वैल्यू हो गया 5। किस कंसेप्ट के आधार पर? तो इसी अल्टरनेटिव कंसेप्ट के आधार पे, इसके आधार पे आप देख के बता सकते हैं। बट अगर आप इसको बना के देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए A/3 = 3/4 हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर मैंने B को यहाँ लाया तो 3 ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, यानी 3/4। A/B का वैल्यू हो गया 3/4। उसी प्रकार अगर मैं C को यहाँ लाता हूँ तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4/5, यानी B/C = 4/5। तो इस प्रकार आपके पास क्या रिजल्ट है, A = 3, B = 4 और B = 4 और C = 5। अगर आप इसमें कंटिन्यूड रेशियो का रूल्स लगा दें तो कैसे बनेगा, A/B और B/C, A/B और B/C। तो इस प्रकार B यहाँ पे सेम था तो आप लिख सकते हैं 3:4:5। कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से दोस्तों। तो इस प्रकार आप अल्टरनेटिव का इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका 2A = 3B और 4C दिया गया है और आपको यहाँ पूछा था ABC। तो चूँकि आप यहाँ भी अल्टरनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, अगर B को इस तरफ लाया जाए तो ऑटोमेटिकली 2 जो है यहाँ चला जाएगा। अगर B को इस तरफ लाया जाए तो 2 यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, A/B = 3/2। उसी प्रकार अगर मैं C को यहाँ लाता हूँ तो 3 ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा, तो B/C = हो जाएगा 4/3। तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आया, B यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ भी B4 है, तो आपको यहाँ पर B को सेम करना पड़ेगा, यानी A/B 3:2 और B/C आपका 4:3। तो यहाँ 4 और 2 आपका सेम नहीं है, तो आप इसको गुना के मेथड से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलसीएम मेथड का प्रयोग किया है। 2 और 4 का एलसीएम होगा 2 को 2 से डिवाइड, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 के साथ आप गुना करो, 2 × 3 6 और 2 × 2 4। अभी दोनों 4 हो चुका है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये तो रहा आपका अल्टरनेटिव का प्रयोग। और भी सवाल है जिसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आप देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है आपका, यहाँ देखिए आप
1/x 1/y 1/z = 2:3:5। तो आपको बताना है x y z क्या होगा। मैं इसे बना रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपका 1/x = 2 है, 1/y = 3 है और 1/z = 5 है, ठीक है। तो अगर अल्टरनेटिव का प्रयोग किया जाए, इस पर अल्टरनेटिव का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा। इस पर अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x बराबर 1/2 होगा, y बराबर 1/3 होगा और z बराबर 1/5 होगा। लेकिन दोस्तों कैसे होगा इसको देख लेते हैं दोबारा एक बार। अगर 1/x बराबर 2/1 है तो अगर आप इसको नीचे लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, 1/2 = x/1, यानी आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, x = 1/2। तो आप इसे या तो करके देखें या तो कंसेप्ट के आधार पर डायरेक्ट बना सकते हैं कि x = 1/2, y = 1/3 और z = 1/3। तो चूंकि आपसे पूछा गया था x y z, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। चूँकि आपका वैल्यू x y z का क्या आया, x = y = z, इसका वैल्यू क्या आया 1/2 = 1/3 = 1/5, इस प्रकार आया। चूँकि ये आपका फ्रैक्शनल है तो आप इसको रेशियो में, आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 15 दूना 30, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 30 = 1/3 × 30 = 1/5 × 30। तो क्या रिजल्ट होगा, 5 छक 30, 3 दाएँ के 30 और 2 से 15, यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 15 × 10�6। तो इस प्रकार आप इस अल्टरनेटिव मेथड का प्रयोग करके, यानी कंसेप्ट का प्रयोग करके इजीली आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ने इसको किया है, अभी इसे भी कर लिया है ना, इसे भी कर लिया है। अब इसे भी देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, a/3 = b/4। एक इस क्वेश्चन को a/3 = b/4 और 5c/7 है। चूँकि आपको पहले ही पता चल चुका है, इसीलिए हम बोल सकते हैं a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7 होगा। इस प्रकार a + b + c/c पूछा गया, तो abc क्या होगा, 3 + 4 + 7/c का वैल्यू है 7। आप बता सकते हैं क्या रिजल्ट होने वाला है, 14/7 यानी 2। इस प्रकार आप अल्टरनेटिव मेथड से इजीली सवाल को देख के भी बना पाएंगे। और आइए इसको भी कर लिया हमने, इसे देख और y/8 = आपको रिजल्ट देना है x + 5 और y + 8। आपको पता है x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 8 है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, y को आप नीचे ले जाइए, 5 ऊपर चल जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा 5/8, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8 आ गया। अब यहाँ पे आप 5 पुट कर दो, यहाँ पे 8 पुट कर दो, तो रिजल्ट क्या होगा 10:16, फिर 2 5 और 2 से 8, यानी 5:8 इसका आंसर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप चाहें तो और भी सवाल को बना सकते हैं। आइए हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं। a + b = b + c = c + a दिया हुआ, तो आप इसको बता सकते हैं कि a + b = होगा 6 और b + c = होगा 7 और c + a = होगा 8। तो इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ आपको दिया हुआ है a + b + c = 14, तो c का वैल्यू निकालिए इस प्रकार। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर आप इसको जोड़ देते हैं a + b, b + c और c + a, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 2a + 2b + 2c। तो अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा a + b + c बराबर क्या आएगा, क्योंकि 6 7 8 था, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 6x 7x + 8x। x क्यों लिए, क्योंकि x इज द कॉमन फैक्टर। ये आ गया आपका 21x। यहाँ देखिए आपका आ गया a + b + c। अब आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, चूँकि आपको a + b + c का वैल्यू यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में पहले से ही, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आपके पास रिजल्ट है k = दिस। यानी अगर आप इसे देखें तो आएगा 28/21 = k। 7 चौके 28, 7 तिया 21। आपका वैल्यू क्या आ गया, k या x बोल सकते हैं आप, x इज़ द कॉमन फैक्टर। यानी आपका वैल्यू आ गया x बराबर आ गया 4/3। अब आपसे क्या पूछा गया था दोस्तों, आपसे पूछा गया था c का वैल्यू आप बताओ, c का वैल्यू क्या होगा ये आप बताओ। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको a + b + c = 14 दिया गया था, c का वैल्यू पूछा गया था। तो a + b का जो वैल्यू है आपका था 6x। a + b के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया गया था 6। a + b का जो रेशियो है वो 6 है। तो चूँकि 6x है और x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे 4/3। देखिए x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया 4/3
इस 4/3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो 3 दूना 6 कितना आ गया 8 आ गया। 8 + c = 14। तो आप c बराबर निकाल सकते हो 14 - 8 6, यानी c का वैल्यू हो गया 6। तो इस प्रकार आप दोस्तों अब चाहे तो सवाल को बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है मुख्य तौर पर कि किसी भी अगर सवाल में अगर आपको रेशियो दिया है और प्रोपोर्शन भी दिया गया है तो आप उसमें किस प्रकार कंसेप्ट का पता करेंगे कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा। तो हम लोग आज सीखे हैं कंपाउंड रेशियो और कंपाउंड प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड रेशियो। इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार सवाल को देख के करते हैं। और एक सीखा था हम लोगों ने अल्टरनेटिव रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। तो इस प्रकार दोस्तों आप चाहे तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ सवाल जो है जो भी जिस किताब से भी जो बिगिनिंग का जो 20-25 सवाल है वो आसानी से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर ऐसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।